अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगे हम मैग्नेटिक फ़्लक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस तरह पीछे हमने इलेक्ट्रिक फ़्लक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ़्लक्स, वैसे नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ़्लक्स। नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ़्लक्स। एक सरफेस से गुज़रती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो मैग्नेटिक फ़्लक्स कहलाती है। इसको हम फाई बी से शो करते हैं। नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a surface is called मैग्नेटिक फ़्लक्स। एक सरफेस से गुज़रती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ़्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई बी से शो करते हैं। और फाई बी का फार्मूला होता है बी डॉट ए। जिस तरह फाई ई का फार्मूला था ई डॉट ए, फाई बी का फार्मूला होगा बी डॉट ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एंड वेक्टर एरिया ए इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ़्लक्स। आगे हम इसका यूनिट देखेंगे। मैग्नेटिक फ़्लक्स का यूनिट वेबर होता है। पीछे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, बी का यूनिट टेस्ला था, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर जो है वो किसके इक्वल होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर के। यहाँ से एक और रिलेशन भी बन सकता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। टेस्ला हमने पीछे पढ़ा था, ये होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो टेस्ला की जगह लिखेंगे न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, साथ ही मीटर स्क्वायर वैसे आ गया। तो ये देखें, जो न्यूटन पावर -1 + 2 + 1 रह गया। तो वेबर का एक रिलेशन ये है टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक रिलेशन ये है वेबर किसके इक्वल होता है? वेबर किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। वेबर किसके इक्वल होगा? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला जो है वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर होता है, वेबर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के बराबर होता है। स्टूडेंट, यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा था कि जो बी है इसे मैग्नेटिक फ़्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसका पता भी हमें फ़्लक्स के फार्मूले से लग सकता है। तो फ़्लक्स का फार्मूला मैग्नेटिक फ़्लक्स का ये था बी डॉट ए। खोलें तो आएगा बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। स्टूडेंट, अगर जो सरफेस यूं करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हों, अगर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के यूं करके परपेंडिकुलर रखी हुई हो, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो एरिया बजाते ख़ुद सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस का वेक्टर एरिया इधर होगा। ये हमने पीछे पढ़ा था कि सरफेस का वेक्टर एरिया सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर एरिया इधर होगा, बी की लाइन भी इधर आ रही हैं, दे आर पैरेलल, इनके दरमियान एंगल कितने का होगा? 0 का। तो इन दैट केस बी ए कॉस थीटा 0 का हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, ये बी ए हो जाएगा। तो b की वैल्यू बनेगी फाई बी ओवर ए। तो b जो है वो फाई बी ओवर ए है। तो फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ़्लक्स। ए क्या है? एरिया। जबकि सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो b की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि इट इज़ मैग्नेटिक फ़्लक्स per unit area when surface is held perpendicular to magnetic field lines।
बी की डेफिनेशन यहाँ एक बन सकती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ यूँ करके 90 के एंगल पर रखी हुई है, क्योंकि इस तरह इधर सरफेस है और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं, लेकिन सरफेस का वेक्टर एरिया और बी पैरेलल है, उनका एंगल 0 का है। तो बी फाई बी ओवर ए बनेगा। तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हमने पीछे पढ़ा था, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसके इक्वल होती है? चार्ज ओवर एरिया। वैसे ये है मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया। जिस तरह चार्ज ओवर एरिया चार्ज डेंसिटी होता है, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसलिए बी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। इस रिलेशन से हमें पता लग सकता है कि जिस तरह चार्ज ओवर एरिया चार्ज डेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। हैंस बी इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका एक यूनिट भी हम आगे बना सकते हैं बी का इस फार्मूले से। बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। फ्लक्स का यूनिट हमने क्या पढ़ा था? वेबर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला का एक रिलेशन ये भी बन सकता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। +2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2। तो टेस्ला जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ पेश किया था, इसे एम्पेयर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने पीछे गाज़ लॉ पढ़ा था, गाज़ लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता था, वैसे एम्पेयर लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे बी हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। ये देखें, पहले हम इसकी जो डेफिनेशन और इक्वेशन पढ़ेंगे। ये देखें, ये एक वायर है, फ़र्ज़ करें इसमें करंट आई फ़्लो कर रहा है, ऊपर की सिमत में करंट जा रहा है। हमने पीछे पढ़ा था कि जब करंट गुज़रेगा तो इस वायर के गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फ़ील्ड की लाइंस जो हैं वो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अंगूठा हम करंट की डायरेक्शन में करेंगे, दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगी। यानी यूं करके अगर करंट इस तरह ऊपर जा रहा है तो उंगलियां, अंगूठा यूं करके करंट की डायरेक्शन में करते हैं, और ये दाएं हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह दायरे की शक्ल में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अभी हमने राइट हैंड रूल से देखा। तो एम्पेयर लॉ अप्लाई करने के लिए इस पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सर्कुलर है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। यानी इस वायर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। हर टुकड़े की लेंथ जो है वो डेल्टा एल होगी, और हर टुकड़ा तकरीबन फ्लैट होगा। तो हर टुकड़े के लिए अलग से बी डॉट डेल्टा एल निकालेंगे, यानी बी का और डेल्टा एल का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। बी डॉट डेल्टा एल ये पहले टुकड़े के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे, पाँचवें, इन सब तमाम टुकड़ों के लिए अलग अलग बी डॉट डेल्टा एल मालूम करेंगे, और फिर इन तमाम बी डॉट डेल्टा एल को आपस में ऐड कर देंगे। ये जितने भी बी डॉट डेल्टा एल हैं उन सब को आपस में हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट एम्पेयर ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये पहले टुकड़े के लिए बी डॉट डेल्टा एल प्लस दूसरे के लिए बी डॉट डेल्टा एल प्लस तीसरे के लिए बी डॉट डेल्टा एल
और इसके अगर n हमने टुकड़े किए हैं अप टू शो ऑन nth पैच के लिए b डॉट डेल्टा l, इन सब का सम जो है, इनका सम हम सिग्मा की शक्ल में शो करेंगे। सिग्मा r फ्रॉम 1 to n b डॉट डेल्टा l, यहाँ r लिख दें, कोई और भी लिखा जा सकता था। इन सब का ये जो सम है यूं करके सिग्मा की शक्ल में हम लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 1 है और आखिरी वैल्यू n है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इनक्लोज को I कह दें। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी बनाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर म्यू नॉट लगेगा। तो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अम्पेयर्स लॉ। ये रिलेशन अम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है। म्यू नॉट यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जिस तरह पीछे जो एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर उसी तरह क्या है, म्यू नॉट है। गाउस लॉ में एप्सिलॉन नॉट था जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे, उसका ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से था। वैसे म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, और फ्री स्पेस के लिए इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर होता है।